हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का आगे का पोर्शन देखेंगे। ग्रेविटी ऐसा फोर्स है जिससे सारे बॉडीज जो है वो अर्थ से अट्रैक्टेड रहते हैं। न्यूटन ने कंक्लूड किया था उसके एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से कि फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट रहता है मटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच में, और अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो हर एक बॉडी के लिए डायरेक्टेड है अर्थ के सेंटर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर वक्त ह्यूमन बॉडी पे कंटिन्यूसली एक्ट करता है, और अगर हम उसे ओपोज नहीं कर पाते हैं तो हम ग्राउंड पर गिर जाएंगे। ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसे हम काउंटर बैलेंस करेंगे इक्वल और ओपोजिट फोर्स से, जैसे कि प्लिंथ का सपोर्ट लेना, वाटर में बॉयंसी का होना और आइसोमेट्रिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का होना। और अगर ग्रेविटी को ओपोज करने वाली फोर्स जो है वो ग्रेविटी से ज्यादा है तो मूवमेंट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हम हिल को रेज कर लेते हैं ग्राउंड से तो काफ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा जो कि ग्रेविटी के ऑपोजिट में वर्क कर रहा होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है वो ग्रेविटी के फोर्स से ज्यादा है। हिल्स जो है वो तब तक रेज रहेगा जब तक मसल के कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है वो इक्वल है ग्रेविटी से। हिल्स जो है वो ग्राउंड की तरफ लोअर हो जाएंगे ग्रेविटी के एक्शन की वजह से। अगर मसल रिलैक्स हो जाए, जॉइंट की जो मूवमेंट है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगी या फिर तो मस्कुलर एक्शन की वजह से होगी, और ग्रेविटी जो है वो मसल के एक्शन को कंट्रोल करेगी और मसल का एक्शन जो है वो ग्रेविटी को कंट्रोल करेगा। इरेक्ट पोजीशन में बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा बहुत सारे मसल्स का, जिसे हम एंटी ग्रेविटी मसल्स बोलते हैं। किसी भी मसल को हम ट्रूली रिलैक्स्ड तब बोल सकते हैं जब मसल्स को ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई भी वर्क करना ना पड़े। अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देखेंगे। किसी भी रिजिड बॉडी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक पॉइंट होता है जहां पर अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो इफेक्टिवली एक्ट करेगा चाहे बॉडी कोई भी पोजीशन में हो। अगर हम एक एग्जांपल ले तो ऐसा पॉइंट जहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट जो है वो एक्ट करेगा। रिजिड बॉडी जो है उसे हम बैलेंस कर पाएंगे जब वो सपोर्टेड होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसे बैलेंस करने के लिए उसकी जो लेंथ है उसके एग्जैक्टली हाफ वे में उसे सपोर्ट करने से वो बैलेंस हो जाएगी। अगर इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर करने के लिए हम उस कार्डबोर्ड को सस्पेंडेड पोजीशन में होल्ड करेंगे और एटलीस्ट 2 पॉइंट से उसकी मार्जिन से हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो दोनों लाइन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, जो कि जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही हो। जैसे कि रिंग या फिर तो बॉमरेंग में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बॉडी से बाहर होगा। ह्यूमन बॉडी में अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े रहते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे पर होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो थोड़ी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। मैन और चिल्ड्रन में जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा हायर होगा एवरेज वुमेन के कंपैरिजन में, क्योंकि वुमेन जो है वो ज्यादा वेट कैरी करती है अपर हाफ ऑफ द बॉडी में। ह्यूमन बॉडी पर डायरेक्ट सपोर्ट देना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इम्पॉसिबल है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन जो है वो वेरी करेगा अगर बॉडी के पोस्चर को चेंज कर दे।